Hello friends, welcome back again, and today we are going to cover part 3 of this chapter, Force and Laws of Motion, chapter 9. And today we are going to take about the first law of motion. आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करने जा रहे हैं. ठीक है, न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे, तो आज हम जो है उसके पहले वाले के बारे में बात करेंगे. ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. देखो, जब हमने मोशन को ऑब्जर्व किया, ठीक है, जब मोशन को ऑब्जर्व किया हमने नहीं, सॉरी, किसने ऑब्जर्व किया? गैलीलियो गैलीली ने जब उसको ऑब्जर्व किया किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, किस पर? एक इंक्लाइन प्लेन पर. अब इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? ऐसे झुका हुआ प्लेन. जैसे आपने ये वाला प्लेन देख रहे हो ना, ये है इंक्लाइन प्लेन. ठीक है, तो गैलीलियो ने ये पता लगाया कि ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन देम. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते हैं जब उनके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगाई जा रही हो. ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव करते रहेंगे. ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस. उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जब एक मार्बल का जो स्लैब था, ठीक है, या मार्बल का कुछ भी चीज़ जब उन्होंने रोल डाउन कराया एक इंक्लाइंड प्लेन से, तो उसकी जो वेलोसिटी थी ना वो इंक्रीज हो गई, वो बढ़ने लगी. ठीक है, इस नेक्स्ट चैप्टर में आप ये समझोगे कि जो मार्बल है फॉल्स अंडर द अनबैलेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि वो ग्रेविटी की अनबैलेंस फोर्स की वजह से नीचे गिरता है. एवरीथिंग दैट फॉल्स डाउन इज ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, क्योंकि उसे ग्रेविटी ने खींचा है अपनी तरफ. ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की खुद से, वो आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे. ठीक है, अभी के लिए ये समझ लो कि हाँ, तो ऐसा ही होता है ना कि ग्रेविटी की वजह से क्या होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और वो फ्री फॉलिंग कर रहा है, वो नीचे गिर रहा है. ठीक है, तो वो एज इट्स रोल डाउन, जैसे जैसे वो नीचे गिरता है तो उसकी एक डेफिनेट वेलोसिटी आ जाती है टाइम के साथ साथ. जैसे ही वो बॉटम तक पहुंचता है उसके पास अपनी एक डेफिनेट वेलोसिटी आ जाती है. इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज व्हेन इट क्लाइम्स अप. और उसकी जो वेलोसिटी है वो घट जाती है जब वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है. ठीक है, क्यों घट जाती है? दैट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, तो 9.5 वाला जो मतलब वो है उसमें दिखाया जा रहा है कि जो एक मार्बल है, ठीक है, वो एक आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन पर क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है. अब ये आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन क्या है? ठीक है, देखो, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन होता है वो वाली फोर्स जो कि ग्राउंड फ्लोर से लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब वो दोनों कांटेक्ट में होते हैं, फ्लोर और वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो, और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है. ठीक है, अब फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? एक प्लेन बनाएंगे और उसे कहेंगे फ्रिक्शनलेस प्लेन. अब ये प्लेन आप कैसे बना सकते हो? बहुत स्मूथ रखना है, इसका जो प्लेन है वो बहुत स्मूथ रखना है, और या उस पर आप कोई लुब्रिकेंट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो एक फ्रिक्शनलेस प्लेन है जो कि बोथ साइड से इंक्लाइंड है. ठीक है, तो गैलीलियो ने ये आर्ग्यूमेंट किया कि गैलीलियो आर्ग दैट व्हेन द मार्बल इज रिलीज फ्रॉम लेफ्ट, जब मार्बल को लेफ्ट से रिलीज किया गया तो इट वुड रोल डाउन द स्लोप एंड गो अप ऑन द अपोजिट साइड टू द सेम हाइट. ठीक है, तो जब आप उसको लेफ्ट से ऐसे लेफ्ट से उसको मतलब नीचे लाओगे तो वो क्या करेगा? रोल डाउन करके तो वो नीचे आएगा. ठीक है, और फिर उसी स्पीड से वो ऊपर भी जाएगा, गो अप ऑन द अपोजिट साइड. अपोजिट साइड का जो मतलब दूसरा प्लेन है ना, उस पर वो नीचे जाएगा. 1 मिनट में दिखा देती हूँ हाउ इज़ इट. जैसे ये है, ठीक है, आपने इसको यहाँ से देखो, मैं 1 मिनट, आपने क्या किया? यहाँ से ये जो है इसको नीचे भेजा ऐसे. ठीक है, ये नीचे आ गया, लेकिन क्या बस ये यहीं पर रहेगा? नहीं, फिर ये ऊपर जाएगा ऐसे. ठीक है, मतलब पहले इसकी डायरेक्शन ये होगी और फिर ये होगी. ये है दो तरफ से इंक्लाइंड प्लेन. ओके, देखो, गैलीलियो इसको यही बात को समझा रहे हैं कि भाई ये ऑपोजिट साइड में जाएगा टू द सेम हाइट, और सेम हाइट ये अचीव करेगा. जिस हाइट से वो ऊपर से गिरा था ना, उसी हाइट तक जाएगा फ्रॉम विच इट वॉज रिलीज. इफ़ द इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल देन द मार्बल विल क्लाइंब द सेम डिस्टेंस. अगर जो इंक्लाइनेशन है, ठीक है, जो इंक्लाइनेशन है ना प्लेन का, अगर वो इक्वल है, ठीक है, अगर वो इक्वल है तो क्या होगा? तो मार्बल जो है सेम डिस्टेंस तक जाएगा एट दैट इट कवर्ड वाइल रोलिंग डाउन. जब उसने रोल डाउन करते हुए जो कवर किया था ना डिस्टेंस, ठीक है, उसी डिस्टेंस तक वो ऊपर जाएगा. इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द राइट साइड प्लेन वर ग्रेजुअली डिक्रीज. लेकिन अगर क्या होगा? अगर हम वो जो दूसरा एंगल है इंक्लाइनेशन का, दूसरा वाला जिसके ऊपर उसको क्लाइंब करना है, ठीक है, उसको राइट साइड वाला एंगल है, ठीक है, उसको क्या करें? हम ग्रेजुअली डिक्रीज करते जाएं. ठीक है, अब उसको क्या कर रहे हैं हम? ग्रेजुअली मतलब उसको घटा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं. जैसे पहले तो वो ऐसे था. 1 मिनट,
ऐसे था। अब हम क्या करें, इसको 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 स्लोप को इसके स्लोप को ऐसे घटा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देन द मार्बल वुड ट्रैवल फर्दर डिस्टेंसेस टिल इट रीचेस द ओरिजिनल हाइट। तो भले ही आपने इसके स्लोप को जो है थोड़ा सा मतलब कम कर दिया हो, ये तब भी क्या होगा, उतने ही डिस्टेंस तक जाएगा जितने की डिस्टेंस से यहाँ से मूव कराया गया था, ठीक है। तो ये थी गैलीलियो की एजम्पशन कि भाई ये हुआ था कि देखो मार्बल जो है वो ट्रैवल फर्दर डिस्टेंस टिल इट रीचेस द ओरिजिनल हाइट, जब तक वो ओरिजिनल हाइट तक नहीं पहुंच जाता तब तक। इफ़ द राइट साइड प्लेन वर अल्टीमेटली मेड हॉरिजॉन्टल, अगर आपने ऐसा कर दिया कि जो राइट साइड का प्लेन है ना इसको हॉरिजॉन्टल बना दिया, ऐसे बिल्कुल सीधा बना दिया, ठीक है, तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल दैट इज द स्लोप इज रिड्यूस टू जीरो, कि आपने जो उसका स्लोप है वो बिल्कुल जीरो कर दिया है। तब इस सिचुएशन में क्या होगा, लेट्स सी, द मार्बल वुड कंटिन्यू टू ट्रैवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट दैट इट वॉज रिलीज फ्रॉम। मतलब जो मार्बल है ना वो कंटिन्यू करता रहेगा टू ट्रैवल फॉर एवर, वो हमेशा फॉर एवर तक मतलब ट्रैवल करता रहेगा, ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट अटेन करने के लिए जिससे वो रिलीज़ किया गया था। कि भाई मुझे जिस हाइट से रिलीज़ किया गया था, मान लो मुझे यहाँ से रिलीज़ किया गया था ऐसे, तो मुझे क्या करना है, यहीं तक जाना होगा, ठीक है। और ये कहता है, ये क्या कहते हैं, गैलीलियो ने ये कहा, ठीक है। It thus suggests that an unbalanced या external force is required to change the motion of the marble, but no net force is needed to sustain the uniform motion, ठीक है। तो ये यही कहना चाहते हैं कि मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड है, एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है, क्या करने के लिए, मोशन ऑफ द मार्बल को चेंज करने के लिए, लेकिन किसी नेट फोर्स की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन को सस्टेन करने के लिए। जो यूनिफॉर्म मोशन है ना मार्बल का, उसको सस्टेन करने के लिए यहाँ पर किसी नेट फोर्स की ज़रूरत नहीं है। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या होता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव अ जीरो अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। प्रैक्टिकल सिचुएशन में एक ज़ीरो अनबैलेंस फोर्स को अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स लगे ही ना और आप हमेशा मूव ही करते रहो, ठीक है। या अगर आप मोशन में रहो तो आप सेम स्पीड के साथ रहो। जब आप साइकिलिंग करते हो, जिस स्पीड से आप पैडलिंग करते टाइम जो अचीव करते हो स्पीड, अगर पैडलिंग बंद कर दोगे तो क्या सेम स्पीड रहेगी, नहीं, क्योंकि सेम जो स्पीड है वो आपकी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और इसीलिए कह रहे हैं कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है कि ज़ीरो अनबैलेंस फोर्स लगे, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स होती है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स हमारी सॉलिड की भी होती है जो लैंड पर हमको मिलती है, फ्रिक्शनल फोर्स हमारी एयर की भी होती है, एयर के पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में हमको पुश करते हैं, और फ्रिक्शनल फोर्स हमारी वाटर में, लिक्विड में भी होती है, तभी तो तैरते टाइम इंसान थक जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में जीरो अनबैलेंस फोर्स को अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट है। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी होती हैं, एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और डायरेक्शन ऑफ मोशन से बिल्कुल एक्टिंग करती है अपोजिट, ठीक है। तो दस इन प्रैक्टिस में क्या होता है, द मार्बल स्टॉप्स, मार्बल जो होता है ना वो स्टॉप हो जाता है, मार्बल जो है वो रुक जाता है आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके जो मार्बल है वो रुक जाएगा। द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स में बी मिनिमाइज बाय यूजिंग अ स्मूथ मार्बल। अगर आपको फ्रिक्शनल फोर्स का इफेक्ट जो है वो कम करना है, मिनिमाइज करना है, तो आपको स्मूथ मार्बल या स्मूथ प्लेन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, एंड प्रोवाइडिंग अ लुब्रिकेंट ऑन टॉप ऑफ द प्लेन्स, और आपको एक लुब्रिकेंट यूज़ करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, चलो मैं आपको एग्जांपल शायद बाद में इन्होंने दे रखा होगा कैरम बोर्ड वाला कि कैसे फ्रिक्शनल फोर्स को हम कम करते हैं, ठीक है। किसके बीच में, जो हमारी वो जो होती है ना कॉइन होते हैं उनके बीच में, और जो हमारा वो होता है सरफेस उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पाउडर, ठीक है, पाउडर डालते हैं ताकि उसकी जो मतलब वो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, ताकि उसका जो सरफेस है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, ठीक है। ये वही है सेम कि देखो हमने इसको, जो इसका इंक्लाइंड प्लेन था, सरफेस था, उसको हमने कैसे रिड्यूस किया, पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, एंड इट विल मूव फॉर एवर टू अटेन द सेम हाइट, ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं। न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियोज आइडियाज़ ऑन फोर्स। अब एंट्री होती है न्यूटन भाई साहब की, ठीक है। तो न्यूटन कहते हैं कि अच्छा गैलीलियो का तो ये आइडिया बहुत अच्छा था फोर्स के ऊपर और मोशन के ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने इसको फर्दर स्टडी किया, ठीक है, एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज, और उसके बाद उन्होंने 3 फंडामेंटल लॉज हमारे सामने प्रेजेंट किए, किसके, मोशन के, दैट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और इससे हमें पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सभी ऑब्जेक्ट, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स वो कैसे मोशन में होते हैं, कैसे मूव करते हैं। दिस 3 लॉज आर नोन एज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और इन 3 लॉज को कहा जाता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको ऐसे हम कह सकते हैं
एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, भाई जो एक ऑब्जेक्ट है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, मतलब वो ऐसे जहाँ पर रुका खड़ा है ना वो वहीं पर रुका खड़ा रहेगा, ठीक है। और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, ठीक है। पहले क्या कहते थे कि अच्छा रेस्ट इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि अच्छा रेस्ट करना किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट है, बट दैट वॉज नॉट ट्रू। ऐसा होता है ना कि कभी कभी कोई चीज़ मोशन में होती है तो वो भी तो नहीं चाहती कि मैं मतलब रुकूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से तो मोशन इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो भाई इसमें अब क्या किया गया, दोनों को ही इसमें एकोमोडेट कर लिया गया है कि रेस्ट वाली पोजीशन जो है और चाहे मोशन वाली पोजीशन हो, ठीक है। तो जो एक ऑब्जेक्ट है या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा स्ट्रेट लाइन में, अनलेस कब तक रहेगा वो, कंपेल टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स, ठीक है। जब तक उसको कंपेल नहीं किया जाता एक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगाकर, ठीक है। अब ये अगर एक्सटर्नल फोर्स ऐसे ऑब्जेक्ट पर लगती है जो कि रेस्ट में खड़ा था तो इट विल स्टार्ट मूविंग, तो वो स्टार्ट कर देगा मूव करना। और अगर एक ऐसी ऑब्जेक्ट पर लगती है जो कि पहले से ही मोशन में था, सो इट विल इंक्रीज द स्पीड और इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या तो वो उसका स्पीड को जो है चेंज कर देगा, बढ़ा देगा, या फिर क्या करेगा उसकी जो मतलब वो है क्या कहते हैं उसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। हर एक जो ऑब्जेक्ट है, ऑल ऑब्जेक्ट्स रेसिस्ट अ चेंज, वो चेंज चाहते ही नहीं है अपनी स्टेट ऑफ मोशन में, ठीक है। वो चाहते ही नहीं है कि आप हमारी मोशन की स्टेट को चेंज करो या हमारी रेस्ट की स्टेट को चेंज करो। इन अ क्वालिटेटिव वे में अगर हम कहें, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग, ये जो टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट्स की, या तो हम रेस्ट में रहें या हम मूव करते रहें विद द सेम वेलोसिटी, और सेम वेलोसिटी के साथ इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। इस टेंडेंसी को कहते हैं इनर्शिया, ओके। कि मतलब हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट जो हैं या तो वो रेस्ट में रहेंगे या मूव करते रहेंगे सेम वेलोसिटी के साथ, उसको कहते हैं इनर्शिया। और इसीलिए क्या होता है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहा जाता है उसको, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। Certain experience that we come across while traveling in a motor car can be explained on the basis of the law of inertia, ठीक है। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो कि हम क्या करते हैं, हम ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में जब हम मोटर कार से ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको भी उसमें भी लॉ ऑफ इनर्शिया लगता है, लेकिन कहाँ पर लगता है, लेट्स से वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू द सीट अंटिल द ड्राइवर अप्लाइज अ ब्रेकिंग फोर्स टू स्टॉप द मोटर कार, ठीक है। देखो जैसे ही जो ड्राइवर है वो ब्रेक अप्लाई करता है, ठीक है, ड्राइवर अप्लाइज अ ब्रेकिंग फोर्स उसने अप्लाई की, ठीक है। तो हम क्या होते हैं, हमें आदत हो रही है आगे की तरफ चलने की, मतलब हम मूव कर रहे हैं, और जैसे ही उसने उसको रोका तो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है कि हम अपनी पोजीशन को वैसे ही बनाए रखना चाहते हैं। विद द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक द कार स्लोज डाउन बट अवर बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। लेकिन देखो कार तो रुक जाती है, ब्रेक लगने के बाद कार तो स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो सेम स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहती है, वो चाहती है कि मैं तो बस मूव ही करती रहूँ, और इसको ही कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये तो है इनर्शिया, ठीक है। दैट वी आर ओपोजिंग, अब वी आर ओपोजिंग अ चेंज, हम एक चेंज को अपोज करते हैं, ह्यूमन की फितरत है ही ये। इस सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स में दस कोज इंजरी टू अस, अगर आप एक तरीके से सडन अप्लाई करते हो फोर्स को, अगर आप ब्रेक को एकदम से लगाते हो, अचानक से लगाते हो, तो उससे हमें इंजरी भी आ सकती है। क्यों इंजरी आ सकती है, बिकॉज हमारा जो शरीर है वो आगे की तरफ मूव करेगा, और आगे की तरफ हो सकता है वो किसी मेटलिक उससे टकरा जाए, ठीक है, उससे क्या होगा, दैट विल कोज इंजरी टू अस, ओके। बाई इम्पैक्ट और कॉलिजन विद द पैनल्स इन फ्रंट, वही मैं बता रही थी कि जो पैनल्स होंगे ना सामने वाले, उनके साथ हम क्या करेंगे, कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है। सेफ्टी बेल्ट्स तो इसीलिए लगानी चाहिए कि भाई ऐसे जो एक्सीडेंट्स है वो ना हो सके, इसलिए कहते हैं कि आपको सेफ्टी बेल्ट्स जो है लगानी चाहिए। सेफ्टी बेल्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अवर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोवर, अगर आप ये सेफ्टी बेल्ट लगाओगे तो उससे क्या होगा, ये एक फोर्स जो है आपकी बॉडी पर एक्सर्ट करेगा। सेफ्टी बेल्ट आपको आगे जाने से रोकेगी, आगे मूव करने से रोकेगी, और आपका जो फॉरवर्ड मोशन है उसको स्लोवर बनाएगी। एन अपोजिट एक्सपीरियंस इज इनकाउंटर्ड व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन अ बस। देखो अब एक तरीके से ऐसे समझ लो कि आप कॉलेज जा रहे हो और वहाँ पर आपको जो है
मतलब आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर एक बस में खड़े हो गए हो जाकर, और वो बस अब तक मूव करना स्टार्ट नहीं की है, वो बस अभी तक चलना स्टार्ट नहीं की है। और फिर उसके बाद क्या होता है, बस बिगिनस टू मूव सडनली, और बस ने अचानक से चलना स्टार्ट कर दिया। तो हम तो अपनी रेस्ट ऑफ मोशन में थे ना, हमें तो ऐसे एकदम से चलने की आदत नहीं है, और हम क्या करेंगे, हमारी जो बॉडी है, सॉरी हम नहीं, हम वो जो है उस मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। नाउ वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड्स, हम क्या करेंगे, बैकवर्ड की तरफ फॉल होंगे, हम सोचेंगे कि हम पीछे ही रह जाएं, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द सडन स्टार्ट ऑफ द बस, और ये क्यों हुआ है, क्योंकि जो बस है वो सडनली स्टार्ट हो गई है, और इससे मोशन जो है बस में आ गया है, एज वेल एज टू आवर फीट, और इसके साथ साथ हमारे जो फीट है, हमारे जो पैर है, वो भी मोशन में आ गए हैं, जो कि कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर, जिनका कॉन्टेक्ट बन रहा था फ्लोर के साथ, ठीक है। बट द रेस्ट ऑफ अवर बॉडी अपोज दिस मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, ठीक है। बस मूवमेंट में आई, उसके साथ साथ हमारे पैर भी मूवमेंट में आए, लेकिन हमारी बॉडी तो रेस्ट में थी ना, लेकिन हमारी बॉडी तो उसको अपोज कर रही है कि नहीं भाई मुझे नहीं जाना, मैं तो अपनी रेस्ट, जो मेरी मोशन, ये जो रेस्ट वाली पोजिशन है उसमें ही ठीक हूँ, है ना। वैन अ मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न एट अ हाई स्पीड, जब एक मोटर कार एक शार्प टर्न लेती है हाई स्पीड पर, ठीक है, मान लो हम ऐसे जा रहे थे और एक शार्प टर्न लेना पड़ा कार को, ऐसे उसको ऐसे मुड़ना पड़ा, शार्प टर्न लिया, ठीक है, तो क्या होगा, अब हम ऐसे आ रही थी तो हमारी जो डायरेक्शन है, हमारी जो बैठने की डायरेक्शन है वो तो बिल्कुल ऐसे ही है ना, इसी उसमें है, और हम क्या कर रहे हैं, हम एकदम से इधर मूव हो गए, तो जिस डायरेक्शन में हम बैठे थे हम क्या करेंगे, उसमें बिल्कुल झुक जाएंगे, ठीक है। वी टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड, हम एक ही साइड, ऐसा लगेगा जैसे हम गिर रहे हैं एक साइड। तो ये क्यों हुआ ये, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हमारी बॉडी अपोज करती है, सिर्फ हमारी बॉडी मोशन को ही अपोज नहीं करती, इवन डायरेक्शन को भी अपोज करती है, कि हम जिस डायरेक्शन में है ना उसी डायरेक्शन में बने रहना चाहते हैं। We tend to continue in one straight line motion when an unbalanced force is applied by the engine to change the direction of motion. तो भाई ऐसे ही कहते हैं कि भाई हम जो है उसी डायरेक्शन में बने रहना चाहते हैं, वी स्लिप टू वन साइड, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक साइड में स्लिप हो जाते हैं ऑफ द सीट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ अवर बॉडी। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दे दिए कि मोटर कार अगर चलती है, ठीक है, तो हम नहीं, सॉरी, बस जब चलती है तो हम पीछे की तरफ मूव होते हैं, कार जब चलती है सडनली ब्रेक अप्लाई हुए तो हम आगे की तरफ मूव करेंगे, और अगर ऐसा होता है कि मतलब हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है कभी कभी जब बहुत ही शार्प टर्न आता है, तो भाई वही सब बातें, 3 एग्जाम्पल आपको लॉ ऑफ इनर्शिया के, आई होप ये समझा दिए होंगे अब पूरे अच्छे से। द फैक्ट दैट अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं और उनके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि देखो, जो मतलब बॉडी जो है वो एक रेस्ट में ही रहना चाहती है, ठीक है, या फिर जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहना चाहती है जब तक उसके ऊपर कोई एक अनबैलेंस फोर्स नहीं अप्लाई होती है, ठीक है। जब तक उसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाई जाती है तब तक वो सोचती है बॉडी कि मैं अपनी इसी पोजीशन में रहूँ। अब इसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और इस एक्टिविटीज़ के थ्रू समझेंगे कि अच्छा ये बात है। तो मैं एक्टिविटीज़ को पूरा नहीं पढ़ूंगी, पूरा तो आप इसको खुद पढ़ना, ठीक है, बहुत ही सिंपल, क्योंकि लिखा हुआ है कि क्या क्या करना है, स्टेप है बिल्कुल। तो उसमें क्या करना है आपको, देखो आपने कैरम बोर्ड खेला होगा, तो कैरम बोर्ड जो है ये सारे के सारे जो कॉइन है वो आप एक के ऊपर एक ऐसे रखते चले जाते हो, ठीक है, ऐसे इनकी एक बिल्डिंग सी बना लेना, और फिर इसको बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ ऐसे एकदम से मतलब हिट करना इस वाली को, ठीक है। 1 मिनट, ये वाला जो कॉइन है आपके पास, ठीक है, इससे इसको हिट करना इस डायरेक्शन में, तो ये सारे के सारे अपनी सेम पोजीशन पर बने रहेंगे, और कौन सी डिस्प्लेसमेंट होगी, किसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो सिर्फ सबसे नीचे वाला कॉइन है सिर्फ वो रिमूव होगा, ठीक है, और बाकी सारे के सारे कॉइन फॉल वर्टिकली ऑन द टेबल, और सारे के सारे जो कॉइन है वो वर्टिकली ऐसे खड़े रहेंगे बिल्कुल सीधा, वो नहीं गिरेंगे, ठीक है। तो ये तो एक एक्टिविटी हो गई, एक एक्टिविटी तो ये हो गई। देन आफ्टर दैट एक दूसरी एक्टिविटी है ये वाली, इसमें क्या करना है कि आपको एक पेपर लेना है, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर एक कॉइन रखना है, 5 रुपीज़ का कॉइन रख लेना, ठीक है, और फिर उस कार्ड को या उस पेपर को, सॉरी ये कार्ड है, फिर उस कार्ड को बहुत ऐसे मतलब बढ़िया एक तरीके से स्मूथ तरीके से स्पीड के साथ उसको ऐसे हिट करना, तो जो कार्ड है वो तो आगे की तरफ उसका मोशन होगा, लेकिन जो ये तुम्हारा कॉइन है ये इस वाटर के जो ग्लास है उसमें गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अपनी जो रेस्ट वाली पोजीशन है उसको ही मेंटेन करना चाह रहा था, वो नहीं चाह रहा था कि मैं यहाँ से कहीं मतलब बाहर जाऊँ या मैं इसको मूव करूँ, इसीलिए यह लॉ ऑफ इनर्शिया को दिखाते हैं ये दोनों एक्टिविटीज़, ठीक है। So that was all about the first law of motion, and first law of motion is also called the law of inertia। और अब हम इसमें inertia और mass के बारे में पढ़ेंगे in the second part।